गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 पे हमारा थर्ड लेसन चालू हो गया था, रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक तो कल इस लेसन में हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था। कल हमने बच्चे में पढ़ा था कि रेशम में किससे प्राप्त होते हैं ना, पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना। तो पौधों से प्राप्त जो होते हैं वो अलग है, जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो जांता और रेशा कहलाते हैं। जैसे हमने ऊन और रेशम पढ़ा था ना। ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, है ना, याक आदि जानवरों से प्राप्त होता है। रेशम हमें किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो कल हमने इतना पढ़ा था। इसके आगे हमने ये पढ़ा था कि भेड़ की त्वचा पर क्या रहता है? 2 प्रकार के बाल पाए जाते हैं, है ना। एक होता है जो उसकी दाढ़ी पर जो मतलब हार्ड बाल पाए जाते हैं और उसकी त्वचा पर मुलायम बाल पाए जाते हैं। तो जो दाढ़ी के बाल रहते हैं उससे क्या होता है, मतलब जो तंतु बनते हैं वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं, और जो उसकी त्वचा पर मुलायम तंतु वाले बाल पाए जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिससे जो ऊन बनती है उसे हम क्या करते हैं? कर्तित ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कर्तित ऊन कहते हैं, है ना। अब क्या है इसके बाद कि उनके शरीर पर जो मुलायम बाल होते हैं तो तंतुरूप बाल वाले जैसे क्या है विशेष गुणफल वाले भेड़ उत्पन्न करने के लिए जिन जनकों को पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चरणात्मक प्रजनन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चरणात्मक प्रजनन कहलाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। वो हमने देखा था, ऊन बता चुके। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? जैसे भेड़ है, याक है ना, बकरी है, ऊँट आदि जानवरों से ऊन प्राप्त की जाती है ना। तो अब इनसे क्या होता है कि भेड़ के त्वचा पर बहुत घने बाल होते हैं। भेड़ की त्वचा पर बहुत घने बाल होते हैं और जानवरों की भी मतलब बाल होते हैं। तो इनकी त्वचा पर बहुत घने बाल होते हैं। तो घने बाल होने के कारण क्या होता है कि जो घने बाल होते हैं वो क्या करते हैं? वायु को अंदर प्रवेश करते हैं। और क्या है कि ये वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है। तो उससे क्या होता है कि वो उनके शरीर की ठंड से रक्षा करते हैं, है ना। कुचालक होने के कारण वायु उसमें बढ़ जाती है और ठंड में क्या करते हैं? ये बाहर के वातावरण से भेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे अंगोरा ऊन किससे बनाया जाए? अंगोरा नाम की बकरी से बनाया जाता है जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो जम्मू और कश्मीर में जो बकरियां पाई जाती हैं उससे जो ऊन प्राप्त होती है तो वो क्या होती है? बहुत मुलायम होती है। क्या होती है? बहुत मुलायम होती है। अब ये कहाँ पाई जाती हैं बकरियां? जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो मुलायम बाल होते हैं। तो इनसे क्या होता है? इन ऊनों से क्या बनाया जाता है? कश्मीरी बकरियों के ऊन से शाल वगैरह बनाई जाती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पश्मीना शाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्मीना शाल कहते हैं। अब इसके आगे हम ये पढ़ते हैं कि रेशों से ऊन तक, रेशों से ऊन तक। अब इन रेशों से तंतुओं से ऊन कैसे बनाई जाती है? इन रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है? तो अब इन रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है ये हमको देखना है। तो क्या है? ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? भेड़ों को पाला जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है ना। भेड़ों को पाला जाता है और फिर उनके बालों को काट कर, है ना, भेड़ों को पाला जाता है। फिर उनके बालों को उनके शरीर से अलग करके ऊन बनाई जाती है ना। अब क्या है? फिर भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ को पालना क्या कहलाता है? भेड़ पालन कहलाता है। तो भेड़ का पालन कैसे करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जम्मू है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, अरुणाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि के क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो बकरियों को चराते रहते हैं, ये भेड़ों और बकरियों को चराते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गड़ैया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? गड़ैया कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? भेड़ों को चराते हुए देखते हैं। तो ये भेड़ कैसे होते हैं, है ना, भेड़ ये जानवर कैसे? शाकाहारी रहते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी रहते हैं। और ये क्या खाते हैं? घास, पत्ते आदि खाते हैं। शाकाहारी पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो भेड़ वगैरह क्या होते हैं? शाकाहारी रहते हैं। तो वो जंगल में जब चरने जाते हैं तो वहाँ पे घास और पत्ते खाते। इसके अलावा उनके जो उनको जो पालता है उसके अलावा खली, है ना, और बाकी अनाज भी जो है वो उसको खनिज आदि खिलाते हैं। तो इसके बाद ये क्या है? भेड़ पालने वाले ना अब खनिज खिलाते हैं। सर्दियों में क्या है? भेड़ों को सर्दियों के दिनों में क्या होता है? भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है सुरक्षित रखने से, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे इसलिए उनको घरों के अंदर रखा जाता है। इसके बाद क्या है कि अब
भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर क्या होता है, बालों की घनी परत होती है। भेड़ों की कुछ नस्ल पर बालों की घनी परत होती, मतलब बहुत घने बाल उसमें होते हैं, है ना। तो उन बालों को, जिससे बड़ी मात्रा में घने बाल होते हैं, तो जिससे क्या होता है, अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में इन गुणवत्ता से ऊन प्राप्त होती है। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। तो इन भेड़ों को चरणात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहले भी बता चुकी हूँ चरणात्मक प्रजनन। तो इन भेड़ों को कैसे किया जाता है, चरणात्मक प्रजनन द्वारा किया जाता है ना, उत्पन्न किया जाता है। अब जब ये भेड़ जब पलती है तो क्या होता है, जब भेड़ के बहुत अधिक बाल हो जाते हैं तो क्या होता है, उन बालों को काट लिया जाता है। उन बालों को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है ना। काटने के बाद उन बालों को, काटने का मतलब भेड़ों की शरीर की त्वचा से उन बालों को काट लिया जाता है। अब उन बालों को काटने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे आप लोग अपने बाल कटाने जाते हो, है ना, नाई के पास, तो क्या होता है, बाल कटाने में कोई आपको परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार भेड़ के शरीर की त्वचा से भी उन बालों को उतारना उनको कोई तकलीफ नहीं देता है। फिर कुछ समय के बाद फिर वो बाल, जैसे आपने बाल कटाए, आपके कुछ समय के बाद बाल फिर उग आए, इसी प्रकार भेड़ों के शरीर पर भी कुछ समय के बाद बाल फिर से उग जाते हैं। अब उसके आगे हमको देखना है कि रेशों को ऊन में संसाधित करना, रेशों को ऊन में संसाधित करना। जो वो ऊन, मतलब भेड़ों के बाल से जो मिला रेशों को, उससे ऊन किस प्रकार की बनाई जाती है, तो उसके निम्नलिखित चरण है। उसके कौन कौन से चरण, निम्नलिखित चरण। पहला क्या, ऊन की कटाई, है ना, ऊन की कटाई। अब ऊन की कटाई क्या है, जो भेड़ है उसके शरीर की त्वचा से बालों को अलग करना, है ना। तो उनके शरीर से बालों को उनकी त्वचा से उतारना क्या कहलाता है, ऊन की कटाई कहलाता। क्या कहलाता है वो, ऊन की कटाई कहलाता है। अब उन भेड़ों को बाल उतारने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है ना। मशीन का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार नाई आप, मतलब आपके बालों को उतारने के लिए उपयोग करता मशीन, उसी प्रकार भेड़ों की शरीर की त्वचा से भी बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, अब इन बालों को क्या किया जाता है कि उसके बाद क्या है, बाल क्या करते हैं, ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, है ना। अब ऊन, इस रेशे से जो बाल उतारे जाते हैं उससे ऊन बनाई जाती है। दूसरा क्या है, अभिवार्जन। दूसरा क्या है, अभिवार्जन। तो अभिवार्जन क्या कहलाता है, बालों को धोकर जिससे चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। जो वो बाल होते हैं उसको धोया जाता है। धोने से क्या होगा, जो उसके अंदर चिकनाई है, धूल है और गर्द निकल जाती है। तो इसके लिए इसको कैसे धोया जाता है, तो क्या होता है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकी में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, है ना। उसको टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। अब जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है। तो ये क्या है, बालों को धोना क्या कहलाता है, अभिवार्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिवार्जन कहलाता है। इसके बाद आपका क्या है कि तीसरा क्या है, छटाई। तीसरा क्या है, छटाई, है ना। तीसरा चरण छटाई है। तो अभिवार्जन के बाद जब ये, मतलब बालों को धोया जाता है ना, उसके बाद छटाई की जाती है ना। मतलब जो धोया जाता है उसमें कई किस्म के बाल होते हैं, तो उन विभिन्न गठन वाले बालों को छांटना, है ना। कईयों में क्या बहुत गांठ रहती है रेशों में, कईयों में सीधे साधे रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, विभिन्न गठन वाले बालों को छांटना, उनको छांट के अलग किया जाता है। कुछ रोएदार बाल रहते हैं, कुछ सॉफ्ट बाल रहते हैं, तो उनको अलग किया जाता है। फिर चौथा चरण क्या है, बालों को सुखाना। बालों को सुखाना, पुनः अभिमार्जन करके बालों को सुखाया जाता है। पुनः अभिमार्जन करके बालों को सुखाया जाता है। मतलब जिससे बालों को छोटे छोटे, मतलब पुनः अभिमार्जन करना मतलब बालों में छोटी छोटी गांठ रहते हैं, रोए रहते हैं, उनको अलग किया जाता है। जब आप देख लोगे आपकी स्वेटर में भी छोटे छोटे से रोए या गठान जैसे हो जाती है ना, तो उसको क्या किया जाता है, पुनः अभिमार्जन करके उन गठान वालों को और सॉफ्ट रोए को अलग किया जाता है। तो फिर से अभिमार्जन करके उसे क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। इस प्रकार के उत्पाद ही धागे के रूप में, काटे हुए ऊन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद क्या है, रंगाई ना। उसके बाद क्या है आपका, रंगाई। रंगाई
अब क्या है, ऊन के बाल भेड़ के बाल कैसे होते हैं, काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं या भूरे रंग के होते हैं ना। जो बाल रहते हैं वो या तो काले होंगे या सफ़ेद होंगे या भूरे रंग के होंगे। तो उनको क्या किया जाता है, उन रेशों को विभिन्न प्रकार की रंगाई की जाती है। अब देखो आपने ऊन है ना, ऊन से जो स्वेटर बनाई जाती है तो वो अलग अलग रंग के ऊन की बनी रहती है, कोई गुलाबी होती है, कोई लाल होती है ना, कोई नीली होती है, जो कुछ हरी होती है। तो उन रेशों को विभिन्न प्रकार की रंगाई की जाती है ना। उसका कौन सा 5वां चरण क्या है, रेशों की विभिन्न रंगाई करना। रेशों की विभिन्न रंगाई की है, जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। फिर रीलिंग, सबसे लास्ट 6वां क्या है, रीलिंग। रीलिंग माना धागा बनाना। रीलिंग माने क्या होता है, धागा बनाना। अंतिम चरणों को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। अंतिम चरणों को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। अब रीलिंग क्या है, अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। जो रेशे रहते हैं वो उलझे हुए रहते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, सीधा करके सुलझाया जाता है। फिर मशीनों के द्वारा उसे धागे के रूप में, ऊन के रूप में बनाया जाता है ना। जो रेशे रहते हैं सुलझे रहते हैं तो उसको सीधा करके सुलझाया जाता है मशीनों के द्वारा। फिर उससे क्या होता है, ऊन बनाई जाती है। उससे क्या बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम रीलिंग कहते हैं। अब आपने देखा होगा ऊन जो रहती है ना, ऊन कैसी रहती है, आप ऊन के गोले देखे होंगे आपने, मिले रहते हैं ना। तो वो ऊन जो उलझी हुई रहती है उसको मशीनों के द्वारा सीधा कराया जाता है, फिर उसके बंडल बनाए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा आज कि क्या है, पहला रेशों से ऊन तक है ना, रेशे से ऊन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। फिर भेड़ पालन और प्रजनन, मतलब ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ कैसे होते, शाकाहारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पादप और घास पत्ते आदि खाते हैं है ना। फिर उनका ऐसी अच्छी गुणवत्ता वाले भेड़ों का प्रजनन करके ऐसी मतलब भेड़ प्राप्त की जाती है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त हो। फिर रेशों को ऊन में संसाधित करना। जो बाल काट लिए जाते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या किया जाता है, ऊन में बनाने के लिए इसके कितने 6 चरण हैं। इसके कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। तो पहला क्या है, ऊन की कटाई है ना, भेड़ों के बालों को त्वचा से अलग करना है ना, बालों को उसके शरीर से अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। फिर क्या है, अभिमार्जन। तो जो बाल रहते हैं उसको धोया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है। धोने से क्या होता है, उसकी चिकनाई, धूल, गर्द आगे निकल जाती है। आजकल क्या हुआ, मशीनों के द्वारा उसकी धुलाई की जाती है। उसके बाद छटाई है ना। अब जो वो हो गया तो उसमें क्या हो गया, कुछ रोएदार रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं, तो उनको अलग अलग किया जाता है, उन बालों को छांटा जाता है। उसके बाद बालों को सुखाना है ना, इनको क्या किया जाता है, पृथक करके फिर से अभिमार्जन करके उसे सुखाया जाता है, ये अभिमार्जन कहलाता है। फिर रंगाई। अब जो ऊन प्राप्त हो गए, रेशे प्राप्त हो गए, तो मैंने बताया ना भेड़ के बाल कैसे रंग के रहते हैं है ना, कुछ वाइट रहते हैं, कुछ ब्राउन रहते हैं, कुछ ब्लैक रहते हैं। लेकिन अब जो ऊन प्राप्त होती है वो अलग अलग रंग की होती है, तो उन रेशों को विभिन्न रंगाई में रंगा जाता है। उसके बाद आपका रीलिंग। रीलिंग क्या, जो ऊन प्राप्त हुआ है उसको मशीन के द्वारा ऊन के रूप में बनाया जाता है ना, ऊन के रूप में बनाया जाता है। और मैंने बताया जैसे कि आप ऊन देखते हो है ना, तो वो कैसे था, लपटी हुई रहती है। तो क्या कहलाती है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। तो बच्चों इतना आज का आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आपको कल करवाऊंगी।